हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ क्लास 10th बोर्ड के लिए सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर को कई सारे पार्ट्स में पढ़ा है। अगर अभी तक आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है, फटाफट से जाइए और सारे वीडियोस को आप अटेंड कर लीजिए। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के जरिए मैंने आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझाई हैं। और आज बारी आती है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन और फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। अगर आपको ई बुक्स और नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन चैप्टर नंबर 2 पॉलिटी संघवाद का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो भाई सभी रेडी है? लाइक शेयर सब्सक्राइब बराबर से हुआ है? ठीक है, चैप्टर पढ़ा है आपने? अगर चैप्टर पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो भाई सारे क्वेश्चन के आंसर आपसे बन जाने चाहिए। और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इवन आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से उठा लिए जाते हैं। और आज के इस सेशन में हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। कैसे लिखा जाता है, ठीक है, किस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, सारी चीजें हम समझने वाले हैं। ऑलराइट, सभी रेडी? चलिए तो शुरू किया जाए। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। जो भी मैं आपसे पूछूं, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखें, अभ्यास एक्सरसाइज में पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं। आपको एक भारत का खाली नक्शा दिया जाएगा और उसमें आपको इन राज्यों की स्थिति दर्शानी है कि ये राज्य कहां कहां पर हैं। सबसे पहला है मणिपुर, फिर है सिक्किम, फिर है छत्तीसगढ़ और फिर है गोवा। कौन कौन सा है? मणिपुर है, सिक्किम है, छत्तीसगढ़ है और गोवा है। तो चलिए देखें भारत के मानचित्र में इनकी स्थिति हमें कहां पर दिखाई देती है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मणिपुर राज्य की। कहां दिखाई देता है? ये देखो भाई, ये वाला जो हिस्सा दिखाई देता है, ये हमें किस राज्य का दिखाई देता है? मणिपुर का दिखाई देता है। ये है आपका मणिपुर। क्लियर? दूसरे नंबर का राज्य हमें खोजना है, वो है सिक्किम। चलिए देख लेते हैं सिक्किम की स्थिति कहां पर दिखाई देती है। तो ये देखें, ये जो हिस्सा है ये हमें किसका दिखाई देता है? सिक्किम का दिखाई देता है। चलिए तीसरा राज्य कौन सा दिया है हमें? तीसरा दिया है छत्तीसगढ़। कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश के नीचे ही है छत्तीसगढ़, ठीक है, लगभग दक्षिण पूर्व में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति देख लेते हैं भाई। ये मणिपुर और सिक्किम से तो बड़ा दिखाई दे रहा है। ये है आपका क्या? ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए क्लियर? फिर क्या पूछा गया है? फिर पूछा गया है भाई गोवा। गोवा को खोज लेते हैं। ये है भाई गोवा। गोवा कहाँ दिखाई दे रहा है? ये देखो भाई, महाराष्ट्र के नीचे एक छोटा सा राज्य हमें दिखाई दे रहा है, गोवा। क्लियर हो गई बात? 4 राज्य हमसे पूछे थे, 4 राज्यों की स्थिति हमसे पूछी थी, वो हमने बता दी, ठीक है। ये है सिक्किम, ये है मणिपुर, ये है आपका छत्तीसगढ़ और ये है आपका क्या? गोवा। ऑलराइट, क्लियर? चारों राज्यों की स्थिति क्लियर? तो अब आपको क्या करना है? यहां तो आपसे 4 राज्य पूछे गए थे, ठीक है। कैसे पता होते आपको 4 राज्य की कहां है? जब आपने मैप की प्रैक्टिस करी होगी तब। तो अब बाकी के जितने भी राज्य हैं भारत के नक्शे में, जो भी राज्य आपको दिखाई देते हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति, ये आपके लिए होमवर्क है भाई।
होमवर्क क्या है इस क्वेश्चन के साथ कि आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की आपको स्थिति पता करनी है। ठीक है, सीखना है भारत का नक्शा कैसे बनता है, कौन सा राज्य किस लोकेशन पर है, ये प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। और एक मैप जो है आपको अपनी दीवार पर चिपका लेना है। जितने भी बार आप उधर से गुजरो या जहां भी आप पढ़ाई करने बैठते हो, जहां भी आपकी पढ़ाई करने की टेबल हो, जगह हो, जो भी हो, वहां पर एक नक्शा भारत का होना ही चाहिए। उससे क्या होगा, बार बार देखोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर, चलो भैया फिर से एक पॉलिटिकल मैप बनाते हैं। विश्व के, भाई विश्व के, भारत का नहीं, अब विश्व की बात होगी तो विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की स्थिति बतानी है आपको। ठीक है, कि विश्व के मानचित्र में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर संघीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। ऐसे आपको 3 देशों की स्थिति बतानी है। उनके नक्शे को रंग से भरें, कलरफुल तरीके से बताना है आपको। चलिए तो देख लेते हैं। ये भैया क्या है, क्या है ये, भारत का नक्शा है क्या, नहीं है, विश्व का नक्शा है। भारत तो ये दिखाई दे रहा छोटा सा। ठीक है, ये क्या है, विश्व का मानचित्र है। अब विश्व के मानचित्र में भारत के अलावा 3 ऐसे देश बताने हैं जहां पर क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भारत के अलावा ऐसे कितने और कौन कौन से देश हैं जहां पर संघीय शासन व्यवस्था यानी कि फेडरलिज्म को अपनाया गया है। ठीक है, तो वैसे राज्य है कनाडा है, अमेरिका है, बेल्जियम है। ठीक है, ऐसे कई राज्य हैं, 25 लगभग 25 देश ऐसे हैं जहां पर संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। तो सबसे पहले भारत को ढूंढा जाए, क्या कहते हो, फिर उसके बाद बाकी 3 राज्यों को ढूंढते हैं। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले हम ढूंढते हैं भारत को। चलिए, भारत कहाँ है, कौन से महाद्वीप में, सबसे पहली बात तो ये आती है, भारत है भाई एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में कहाँ, एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच दक्षिणी छोर पर एशिया में भारत स्थित है। ये रहा भाई, दिखाई दिया सभी को भारत। क्या कहते हो भाई, ये देखो भाई, ये है भारत। ऑलराइट, ये मिल गया हमें भारत। अब कनाडा, बेल्जियम और अमेरिका को फाइंड करना है। इनने बोला था कि नक्शे को कलर से भरना है, चलिए भर देते हैं। ये भारत तो हमें मिल ही गया था। ठीक है, भारत की स्थिति तो हमें पता लग ही गई है। भारत के अलावा 3 की बात और पूछी गई थी तो वो 3 भी हम देख लेंगे। चलिए ठीक है, अब क्या खोजना है, अब खोजना है हमें कनाडा, अमेरिका और बेल्जियम। चलिए तो सबसे पहले किसको खोजा जाए, कनाडा को खोजते हैं। ठीक है, कहाँ दिखाई दे रहा है कनाडा, ये रहा भाई कनाडा। कलर अब आप भर लेना इसमें। ठीक है, ये रहा कनाडा, मिल गया। फिर अमेरिका खोजना है, आ जाओ भाई, ये हो गया आपका कनाडा। ठीक, अमेरिका खोज लेते हैं। अमेरिका को नीले रंग से अपन देख लेते हैं, ये रहा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, जो हमसे पूछा गया था, अमेरिका हो गया। अब किसको खोज लेते हैं, अब खोज लेते हैं हम बेल्जियम को, बेल्जियम को खोज लेते हैं। ठीक है, बेल्जियम में कौन सा रंग यूज किया जाए, क्या कहते हो भाई, चलिए यही वाला यूज कर लेते हैं। कहाँ है भाई बेल्जियम, बेल्जियम की स्थिति हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बहुत ही छोटा राज्य है, भारतीय राज्य हरियाणा से भी आधी आबादी है, ये यूरोप का देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो भाई ठीक है, हमने फाइंड कर लिया कि कनाडा, अमेरिका और बेल्जियम जो है ऐसे 3 और देश हैं जहां पर संघीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। क्लियर, अब आपको क्या करना है, भारत का नक्शा तो आपको चिपकाना ही है, सीखना ही है, साथ ही साथ दुनिया का, विश्व का नक्शा भी आपको सीखना है और अपनी दीवार पर चिपका लेना है, बार बार बना के देखना है कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, कहाँ की राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके की है। चलिए अब है तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या कहता है हमसे कि भारत की संघीय व्यवस्था में
भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे एक अलग विशेषता को बताइए। क्या पूछा गया है? भारत की जो संघीय व्यवस्था है, भारत का जो फेडरलिज्म सिस्टम है, उसमें एक विशेषता बतानी है आपको बेल्जियम से मिलती जुलती और एक बतानी है बेल्जियम से अलग विशेषता। तो चलिए जान लेते हैं इसको भी। देखें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था क्या है। देखें तो यहां पर हमें समझ में आता है बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था के रूप में कि भारत में संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। क्या बात कही गई है? भारत में संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। केंद्र स्तर पर केंद्र की सरकार थी, राज्य स्तर पर राज्य सरकारें थी, लेकिन बाद में पंचायती राज व्यवस्था को भी अपनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 स्तर की शासन व्यवस्था की बात करते हैं कि संघीय शासन का वास्तविक स्वरूप क्या होता है कि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। तो भारत में है, बिल्कुल है। एक है आपकी संघ सरकार और एक है आपकी अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, फिर केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। ठीक है, और अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकारें होंगी, ऐसा कहा गया था और ऐसा है भी। ठीक है, ऊपर एक केंद्र सरकार अलग है, जैसे पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करना है, और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राज्य सरकारें भी होंगी जो अपने राज्य का शासन देखेंगी। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में विषयों की 3 सूचियों के द्वारा कर दिया गया है। क्या बात कही गई है? केंद्र और राज्यों के बीच जो संघवाद के तहत शक्तियों के बंटवारे की बात कही गई है वो किस माध्यम से किया गया है? वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। वो 3 सूची कौन कौन सी हैं? हमने पढ़ी थी, जब ये चैप्टर हमने पढ़ा था तो उसमें हमने सेकंड टॉपिक में शक्तियों के बंटवारे के साथ ये पढ़ा था कि एक होती है संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार के विषय होते हैं, केंद्र सरकार को उन विषयों पर कानून बनाने की पावर होती है। दूसरी सूची होती है राज्य सूची जिन पर कानून बनाने का अधिकार, जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची जिसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है। लेकिन अगर समवर्ती सूची के विषयों में कानून बनाने में राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कोई टकराव उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार का कानून ही माना जाएगा। ये बात हमने जानी थी, क्लियर है? तो 3 सूचियों के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया केंद्र और राज्यों में। ठीक, ये बात क्लियर। अब बेल्जियम में क्या किया भाई? बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था हम भारत के संविधान में जान रहे हैं, तो बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम में भी केंद्र और राज्य 2 प्रकार की सरकारें हैं, बिल्कुल हैं, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। जब हमने चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा था और उसमें सत्ता की साझेदारी को जाना था, किसको? सत्ता की साझेदारी को जाना था, तो बेल्जियम और श्रीलंका 2 एग्जाम्पल पढ़े थे। तो बेल्जियम की शासन व्यवस्था में हमें संघीय शासन का स्वरूप दिखाई दिया था कि वहां पर डच भाषा को बोलने वाले लोग थे, फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग थे। केंद्र सरकार के पास अपनी शक्तियां थी और डच और फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोगों के लिए अलग अलग क्षेत्र बना दिए गए जो वहां की सरकारें संभालती थी। क्लियर? तो यही बात कहां देखने को मिलती है? भारत में भी देखने को मिलती है कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपनी अपनी सरकारें हैं जो अपना शासन देखती हैं, और संघ सरकार, केंद्र सरकार पूरे भारतीय संघ का शासन देखती है, उसके पास अपनी पावर्स है। और शक्तियों का बंटवारा केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों के द्वारा कर दिया। 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची और कौन सी है भाई? और है हमारे पास समवर्ती सूची। ऑलराइट, चलिए अब क्या है? बेल्जियम से एक अलग विशेषता, अभी तो एक सी विशेषता पूछी थी कि भारत और बेल्जियम में क्या समानता है। अब बेल्जियम और भारत में एक अलग विशेषता क्या है देख लेते हैं। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, सत्ता का बंटवारा किया गया है, ये बुनियादी बात है, शुरू से ऐसा काम किया गया है। ठीक है, एक बात क्लियर। अब अगली बात क्या कही गई है
कि अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। ठीक है, अधिकारों का बंटवारा तो कर दिया, लेकिन अधिकारों के इस बंटवारे में अगर कुछ चेंजेस करना हो, कुछ बदलाव करना हो, कुछ परिवर्तन करना हो तो वो आसान नहीं है और अकेले संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसमें कहीं कहीं कुछ मामलों में ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूं, कहीं कहीं कुछ मामलों में, फिर से रिपीट कर रही हूं, कहीं कहीं कुछ मामलों में संसद अकेले परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, इसके लिए होता क्या है, पहले संसद के दोनों सदन, संसद के दो सदन कौन कौन से होते हैं, संसद के दोनों सदनों की बात हो रही है, तो संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, कितने, 2/3 मेजॉरिटी से प्रस्ताव को पास होना होगा अगर कोई अमेंडमेंट करना हो, कोई संशोधन करना हो, कोई बदलाव करना हो। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से, कैसे, आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होगा कि आप इस प्रस्ताव से सहमत हैं। जो बदलाव का, जो संशोधन का, जो अमेंडमेंट का प्रपोजल लाया गया है, प्रस्ताव लाया गया है, उससे आधे, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा जो है उसे मानती है। जैसे कि भारत में 28 राज्य हैं, तो कम से कम 14 राज्यों की विधानसभा उसे मानती हो। इसीलिए इस विशेषता को कठोर संविधान कहते हैं कि संशोधन करना आसान नहीं है। संशोधन हो सकता है, इस व्यवस्था को लचीली व्यवस्था कहा गया कि संशोधन हो सकता है, लेकिन ये आसानी से नहीं हो सकता, इसलिए इसे कठोर व्यवस्था भी कहा है या कठोर संविधान भी कहा है, क्योंकि हमारे भारत देश का संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है। ठीक है, और यह संघात्मक शासन के लिए जरूरी है। तो ये बेल्जियम से एक अलग विशेषता हमारे भारत के संविधान में पाई जाती है कि बदलाव तो हम कर सकते हैं, लेकिन बदलाव होना आसान बात नहीं है। इतने सारे स्टेप से उसको गुजरना होगा और सभी की सहमति होगी, तभी उसमें संशोधन, अमेंडमेंट या परिवर्तन या कोई चेंजेस किया जाएगा। क्लियर हो गई बात कि बेल्जियम के संविधान से एक अलग विशेषता हमारे भारत देश के संविधान में कैसी है और बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता हमारे देश के संविधान में या संघीय शासन में किस प्रकार की है। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए, तो सवाल ही अगला आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 है, शासन के संघीय और एकात्मक रूपों में क्या मुख्य अंतर है। ठीक है, शासन के दो रूप हमने जाने हैं, एक तो है संघीय और एक है एकात्मक। तो शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर हमें दिखाई देता है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करना है। रेडी हैं सभी? भाई, संघात्मक सरकार के बारे में तो हमने पढ़ा कि हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से किस प्रकार अलग है, उसको जानना है। आइए देखते हैं। चलिए, तो पहले तो ये बता दो भाई, लाइक शेयर बराबर से हो रहा है? मजा आ रहा है पढ़ाने में, सब पढ़ने में? मुझे तो पढ़ाने में आ रहा है, पढ़ने में आपको आ रहा कि नहीं आ रहा? और अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो, कमेंट बॉक्स सबके लिए ओपन है। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करके बता देना है कि ये चीज समझ में नहीं आई, और अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो भाई अच्छा कमेंट भी कर देना है। ठीक है, चलिए, तो शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, क्लियर? चलिए आ जाइए। तो क्या देखें, सूची दी है। सबसे पहले देखो भाई, टेबल कितने अच्छे तरीके से बनाई है। ठीक है, जब अंतर पूछा जाता है तो वास्तव में अंतर कैसे लिखा जाता है, यहां पर हमने टेबल बनाई है। टेबल में हेडिंग दी है क्रमांक संख्या। ठीक है, उसके बाद सूची, किसको आधार बना के आप अंतर लिख रहे हो, जिसमें अंतर आपसे पूछा गया है संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार। ठीक है, टेबल कैसे बनानी है वो पता चल गया, और टेबल बनानी ही है जब भी आपसे कोई अंतर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो सरकारों के स्तर की हम बात करें, सबसे पहला अंतर अपन आधार बना के करते हैं सरकारों का स्तर। किस तरीके का है?
तो सबसे पहले हम संघात्मक सरकार की बात करें तो संघात्मक शासन में जैसा कि भारत में है 2 स्तर वाली सरकारें काम करती हैं। कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, ये बात लिख दी अपन ने कि संघात्मक सरकार का स्वरूप क्या होता है, 2 स्तर का होता है, केंद्र और राज्य। अब कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हमने कि किन किन देशों में संघात्मक सरकार है, जैसे कि भारत और अमेरिका आदि में हमें संघात्मक सरकार दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन एकात्मक सरकार में कि एकात्मक सरकार में सरकारों का स्तर है भी या नहीं, या फिर सिर्फ एक ही सरकार है। तो देखें, एकात्मक शासन में एक स्तरीय, ठीक है, एक स्तरीय सरकार होती है। यहाँ पर कितने स्तर की सरकार थी? यहाँ 2 स्तर की सरकार थी और यहाँ सिर्फ 1 स्तर की सरकार होती है। और यही जब 1 स्तर की सरकार है तो स्वाभाविक सी बात है, जाहिर सी बात है कि वो सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। ठीक है, तो यही पूरे देश के लिए कानून बनाने, लागू करने का काम करती है। अब ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर एकात्मक सरकार है या एकात्मक शासन व्यवस्था है? उन देशों के नाम लिख देने हैं, जैसे आपके पास है ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, तो ब्रिटेन और फ्रांस में क्या है? ब्रिटेन और फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। ऑलराइट, चलिए अगली बात क्या है? अगली बात है सरकारों के अधिकार की। कौन सी बात है? सरकारों के अधिकार की। चलिए, तो अब संघात्मक सरकार में सरकारों का अधिकार किस प्रकार से दिया गया है, जान लेते हैं इसको। तो संघात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकारों को अपने अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं। संघात्मक सरकार में क्या कहा गया है कि दोनों प्रकार की सरकारों को, यानी कि 2 प्रकार की सरकार होती है संघात्मक में, राज्य स्तर की, केंद्र स्तर की, तो दोनों स्तर की सरकारों को अपने अधिकार किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? संविधान से प्राप्त होते हैं, जिससे कोई सरकार दूसरी सरकार पर नियंत्रण ना कर सके। कोई भी एक सरकार दूसरी सरकार को कंट्रोल करके ना कर सके, क्योंकि उनके पास अपने अपने अधिकार हैं और वो अधिकार देश के सर्वोच्च कानून, सबसे ऊंचे कानून, संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें मिले हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई सरकारों के अधिकार किस तरीके से होते हैं। संघात्मक सरकार में जान लिया, अब एकात्मक सरकार में कैसे होते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो एकात्मक शासन में एक ही सरकार प्रमुख होती है, क्योंकि एक ही स्तर की सरकार होती है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, कानूनों को लागू करती है। तो एकात्मक शासन में एक ही सरकार प्रमुख होती है और वह अपनी सुविधा के लिए राज्य सरकारों का निर्माण करती है। लेकिन उन्हें जो शक्तियां हैं, राज्य सरकार इन्हें बना भले दी, लेकिन उन्हें शक्तियां संविधान द्वारा प्राप्त नहीं होती इन राज्य सरकारों को एकात्मक सरकार में, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो एक ही सरकार कानून बनाती है और उसे पूरे देश पर लागू करती है, और बल्कि केंद्र सरकार उन्हें कुछ शक्तियां दे सकती है। ठीक है, यानी कि जो राज्य सरकारें वहां की एकात्मक सरकार ने बनाई है, केंद्र सरकार ने बनाई है, उनको शक्तियां संविधान से प्राप्त नहीं होती। केंद्र चाहे तो उन्हें शक्तियां दे सकता है। अब शक्तियां दे सकता है तो शक्तियां छीन भी सकता है, क्योंकि अधिकारों की बात वहां के संविधान में लिखी नहीं है कि राज्य सरकारों को उनके अधिकार दिए जाएं। क्लियर? तो 2 अंतर हो गए, एक सरकारों का स्तर और एक हो गया सरकारों के अधिकार। चलिए, अब है तीसरा अंतर है, उसका आधार है संविधान में संशोधन। ठीक है, तो संविधान में संशोधन किस तरीके से किया जा सकता है संघात्मक और एकात्मक में? तो संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान संशोधन एक जटिल प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया से अलग होती है। अब संशोधन कैसे होता है? इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सहमति आवश्यक होती है। केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, दोनों सरकार की सहमति आवश्यक होगी, तब उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ संशोधन हो पाएगा, अमेंडमेंट हो पाएगा। ऐसा कहाँ है? भारत और अमेरिका में है। ठीक है, फिर क्या है? एकात्मक सरकार की बात करें तो एकात्मक शासन में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत सरल होती है। एकात्मक शासन में संविधान में अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आसानी से हो जाता है।
केंद्र सरकार जब चाहे तब संविधान में परिवर्तन कर देती है, क्योंकि सारी पावर्स किसके पास है? उसके पास है। ठीक है, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस दोनों में इस व्यवस्था का पालन किया जाता है। अब चौथा अंतर क्या है? चौथा अंतर है वित्तीय सहायता के बारे में, वित्तीय स्वायत्तता के बारे में कि फाइनेंशियल राइट्स किसके पास कितने होते हैं। तो संघात्मक सरकार की हम बात करें, वित्तीय स्वायत्तता यानी कि फाइनेंशियल अधिकारों के बारे में। स्वायत्त का मतलब होता है अधिकार, स्वामित्व। ठीक, तो संघात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है, चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे वो राज्यों की बात हो। और दोनों सरकारों के राजस्व के स्रोत अलग अलग होते हैं। राजस्व के स्रोत यानी कि कर के स्रोत, क्योंकि इन्हें पैसा कहां से मिलता है? शासन चलाने के लिए पैसा कर के द्वारा मिलता है। तो इनके कर के स्रोत, टैक्स के स्रोत, राजस्व यानी कि रेवेन्यू के सोर्स जो है सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार को अलग जरिए से इनकम होती है, राज्य सरकारों को अलग जरिए से इनकम यानी कि टैक्स मिलता है। अब एकात्मक शासन में वित्तीय स्वायत्तता की बात किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है? तो देखें, एकात्मक शासन में राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि सारी पावर्स किसके पास हैं? सारी शक्तियां किसके पास हैं? एकात्मक सरकार में ऊपर ही है, केंद्र में ही है, राज्यों के पास कुछ नहीं है। तो एकात्मक शासन में राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता नहीं होती है। वे पूरी तरीके से पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड होते हैं? केंद्र सरकार पर ही निर्भर होते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गए अपने कितने अंतर हो गए? 4 अंतर हो गए संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में। अंतर के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर वास्तव में कहना क्या चाहता है। संघवाद की बात तो करता है, लेकिन संघवाद दूसरे शासन व्यवस्थाओं से किस प्रकार से अलग है। ऑल क्लियर यहां तक की बात? चलें फिर आगे। चलिए अब देखें, चौथा अंतर किस विषय में है? चौथा अंतर है नागरिकता के विषय में, यानी कि सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, ठीक है। तो अब संघात्मक सरकार की नागरिकता के बारे में बात करें तो संघात्मक शासन वाले देशों में लोगों को दोहरी नागरिकता होती है। अब ये पॉइंट बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, एकदम एकाग्रचित होकर सुनना है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, ठीक है। तो संघात्मक शासन वाले देशों में लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। कहानी में ट्विस्ट आगे आएगा। अब आप कहेंगे कि भारत में दोहरी नागरिकता, हम तो सिर्फ भारतीय लिखते हैं, इंडियन लिखते हैं और संघात्मक शासन व्यवस्था है। यही तो बात है। अब सुनना ध्यान से। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। दोहरी नागरिकता क्या होती है? जैसे अमेरिका में रहने वाला कोई व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक होगा, ठीक है, तथा जिस राज्य में वह रहता है वहां का भी नागरिक कहलाया जाएगा। उस देश की नागरिकता के साथ साथ उस राज्य की नागरिकता भी उसे मिली होती है। ये होती है दोहरी नागरिकता। परंतु कहानी यहां से नया मोड़ लेती है। परंतु भारतीय संविधान व्यवस्था इसका अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को दोहरी नागरिकता की जगह एक हरी नागरिकता प्राप्त है। एक ही नागरिकता प्राप्त है हमें, भारतीय होने की, इंडियन होने की। सिर्फ हम भारतीय हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें मध्य प्रदेश की नागरिकता प्राप्त है, हमें जो है महाराष्ट्र की प्राप्त है, गुजरात की प्राप्त है, हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की पंजाब की कहीं की भी, ठीक है, तमिलनाडु की केरल की। हमें सिर्फ भारतीय होने के नाते सिर्फ भारतीय होने की नागरिकता प्राप्त है। भले ही हम संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते हैं, लेकिन हमारी नागरिकता एक है। और संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के साथ साथ जिस स्टेट में वो रहते हैं अमेरिका के, वहां की भी उन्हें सिटीजनशिप है, ठीक है। क्लियर? यानी भारत का नागरिक केवल उस राज्य का नागरिक नहीं है जिसमें वह रहता है, वह सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है, ठीक। फिर बात करते हैं एकात्मक सरकार की। एकात्मक सरकार में सिटीजनशिप के किस रूप को अपनाया गया है? तो देखें, एकात्मक शासन वाले देशों में रहने वाले लोग केवल अपने देश के नागरिक कहलाते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के नागरिक कहलाते हैं, चाहे वे किसी भी भाग में रहते हों, ठीक है। जैसे इंग्लैंड में रहने वाला व्यक्ति केवल ब्रिटिश कहलाएगा, उन्हें एक हरी नागरिकता प्राप्त होती है। तो भारत में नागरिकता के स्वरूप में हम बात कह सकते हैं कि यहाँ पर एकात्मकता के इस स्वरूप को अपनाया गया है,
ठीक है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था वाले अधिकांश देशों में दोहरी नागरिकता को अपनाया जाता है, लेकिन भारत में नागरिकता एक ही होती है, जैसे एकात्मक सरकार वाले देशों में होती है। और एकात्मक सरकार में एक हरी नागरिकता का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि ब्रिटेन में रहने वाले लोग यानी इंग्लैंड में रहने वाले लोग सिर्फ ब्रिटिश कहलाते हैं। ऑलराइट, वहां पर स्टेट के आधार पर सिटीजनशिप नहीं दी जाती, और भारत में ही ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये बात हुई आज के एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार के अंतरों के बारे में। उम्मीद है कि इस डिफरेंस से, इस अंतर से आपको एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार के बीच एकदम क्लियरिटी हो गई होगी। और अगर अभी भी नहीं हुई है तो कमेंट करके मुझे बता देना है कि मैम ये प्रॉब्लम है, ये चीज समझ में नहीं आई है। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतर को बताएं। ठीक है, 1992 के पहले पंचायती राज की बात हो रही है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, क्योंकि 1992 के संविधान संशोधन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये बात हम समझ लें। 1992 के संविधान संशोधन का सीधा सा मतलब है पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। ठीक है, तो 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 1992 के पहले क्या बातें थीं और 1992 के बाद क्या परिवर्तन हुए, उनमें वो बातें हमसे पूछी गई हैं। 1992 के संविधान संशोधन के पहले यानी कि पंचायती राज को जब संवैधानिक संस्थाओं का दर्जा नहीं दिया गया था, उसके पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को हमें बताना है। रेडी सभी? चालू किया जाए। चलिए देखते हैं। तो भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना करी गई है। क्या बात कही गई है कि भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, सत्ता के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, ताकि हर जगह सत्ता का बंटवारा हो, उसके लिए सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना करी गई है और उन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया है। सभी को अपनी अपनी सत्ता तो दी गई है गांव में, शहरों में, लेकिन उनको किसके नियंत्रण में रखा गया है? राज्य सरकारों के नियंत्रण में, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया है। फिर इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। पहले की हम बात करें, हमसे क्या पूछा है? 1992 के पहले इनकी स्थिति क्या थी और 1992 में जब संवैधानिक संशोधन के द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई, उसके बाद क्या परिवर्तन आए? तो जब तक अमेंडमेंट नहीं हुआ था, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें नहीं रखा गया था, तब तक इन सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव नहीं होते थे कि रेगुलर 5 साल में चुनाव होते हो। इनके पास ना तो कोई अधिकार था और ना ही कोई संसाधन थे। कोई भी अधिकार नहीं थे, ना इनके पास संसाधन थे कि ये कैसे अपना शासन चलाएंगी। पहले की बात है। फिर 1992 में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को मजबूत बनाया गया। यानी कि जो पहले ये प्रॉब्लम देखी जा रही थी, उन प्रॉब्लम को देखते हुए, उन समस्याओं को देखते हुए 1992 में इसमें संशोधन किया गया और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को मजबूत बनाया गया। ऑलराइट, चलिए अब क्या है? अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। पहले ना तो उनके पास अधिकार थे, ना संसाधन थे, ना नियमित रूप से चुनाव होते थे। ये मुख्य प्रॉब्लम थी या समस्याएं थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही संशोधन हुआ तो जो स्थानीय स्वशासी निकाय हैं या लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो बॉडी है, ठीक है, उनके चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में, 5 सालों में। ठीक, एक बात क्लियर। दूसरी बात, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य यानी कि जो पंचायतों के सदस्य हैं जिनको चुना गया है, तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स और पिछड़ी
जातियों के लिए यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, यानी कि रिजर्व करी गई हैं। ऑलराइट, फिर राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। जो राज्य सरकारें हैं उनको अपना राजस्व, यानी कि अब इन पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं जितनी भी, इनके पास पैसा कहां से आता है, कैसे वो अपने नगर का या गांव का शासन चलाती हैं। हर चीज के लिए भाई धन तो चाहिए, वित्त तो चाहिए, फाइनेंस की जरूरत तो पड़ेगी, तो इनको राज्य सरकार पैसा देती है। तो राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है, जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बॉडी है, यानी कि चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर की शासन व्यवस्था हो, चाहे गांव की शासन व्यवस्था हो, चाहे शहर की शासन व्यवस्था हो, वो पर्टिकुलर राज्य उनको पैसा देगा। ठीक है, फिर कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए भी पंचायती राज में आरक्षित करके रखे गए हैं, और कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण 50% भी रखा गया है। लेकिन अधिकांश राज्यों में यह कितना है, 1/3 है, यानी कि 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक, फिर क्या है, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए, पंचायतों के चुनाव और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। यानी कि पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, उन चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग की है। क्लियर हो गई बात। तो जैसे ही संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायतों और नगर पालिकाओं को क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया, तो उसके बाद इन संस्थाओं में इस प्रकार के परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। ऑलराइट, इन परिवर्तनों के द्वारा हमें क्या दिखाई देता है, इन सारे परिवर्तनों के द्वारा हमें हर एक स्तर पर सत्ता का बंटवारा और सत्ता के शासन का संचालन बहुत अच्छे से दिखाई देता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये बात हो गई। अब है अगले सवाल की बात। भाई खाली स्थान आ चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक पैराग्राफ आपको दिया है, अब उस पैराग्राफ में जहां जहां जो भी खाली जगह है वहां आपको सोच के बताना है कि कहां कौन सी बात आनी चाहिए। ठीक है, तो चूंकि अमेरिका खालिस्तान तरह का संघ है, इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार हैं, इक्वल राइट्स हैं, और संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत खालिस्तान है। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली खालिस्तान की है, और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ लिया, एक बार आप भी पढ़ लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सही आंसर इसमें क्या भरे जाते हैं। जल्दी से बता देना है आपको क्या क्या लगता है, किस खालिस्तान में, किस ब्लैंक में क्या आता है। क्लियर है, सभी ने रीड कर लिया एक बार, ऑल क्लियर, शब्द समझ में आ गया कि क्या भरना है। चलिए अब देखते हैं। अब देखो, चूंकि अमेरिका खालिस्तान तरह का संघ है, किस प्रकार का संघ है, चूंकि अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है। ठीक है, दो प्रकार के संघ पढ़े थे अपन ने कि स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाना और राष्ट्रों को लेकर संघ बनाना, इस तरह के संघ है। तो अमेरिका कैसा है, स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है, इसीलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। ठीक है, जितनी भी वहां की इकाइयां हैं, और संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत क्या है, अधिक शक्तिशाली हैं, अधिक पावरफुल हैं। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत की संघीय प्रणाली आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए संघ की तरह है। आंतरिक विविधता, ये चीज मैंने आपको समझाई थी, इंटरनल डाइवर्सिटी। अब क्या है ये, भारत की बात हो रही है, भारत में इंटरनल डाइवर्सिटी है, भारत में आंतरिक विविधता है, क्योंकि भारत में कई सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, कई सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, कई सारी जातियों को बोलने वाले लोग रहते हैं।
कई सारे राज्यों के लोग रहते हैं, सबका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, संस्कृति, बोली, भाषा, वाणी सब कुछ अलग अलग है, धर्म जाति सब अलग अलग है। तो ये क्या है? ये विविधता है, इसे ही तो डाइवर्सिटी कहते हैं। और ये आंतरिक विविधता है, यानी कि एक देश के अंदर की डाइवर्सिटी है। तो यहाँ का स्वरूप कुछ अलग ही है। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए संघ की है, और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने खाली स्थान। पूछा गया था रिक्त स्थान को भरिए, तो भर दिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। भारत की भाषा नीति पर सवाल है कुछ। तो भारत की भाषा नीति पर 3 प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, यानी कि 3 व्यक्तियों ने भारत की भाषा नीति पर कुछ कहा है। ठीक है, इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क दें और उदाहरण दें। इनमें से आपको क्या सही लगता है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बात आती है किसकी? संगीता की बात आती है। क्या कहती हैं संगीता जी? संगीता कहती हैं कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। भारत की भाषा नीति के बारे में 3 व्यक्तियों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। पहले व्यक्ति यानी कि संगीता का विचार अपन जानते हैं। कहा है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। ठीक है, अरमान ने क्या कहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन किया गया है उसने हमें बांट दिया है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। तो अरमान का कहना है कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया है उसने हमें बांट दिया है, और हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति क्या हो गए हैं? सचेत हो गए हैं। ठीक है, फिर हरीश ने क्या किया है? हरीश ने क्या कहा है कि इस नीति ने यानी कि भाषा नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। क्योंकि आखिरी में क्या किया गया कि राजकीय भाषा के रूप में जो है अंग्रेजी को शामिल किया गया कि अंग्रेजी सरकार के कामकाज की भाषा होगी। तो हरीश को ऐसा लगता है कि इस भाषा नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने का काम कर दिया है, क्योंकि सारी भाषाओं में तो एक जगह काम नहीं हो सकता। अंग्रेजी को ऐसी भाषा बनाया कि जो सब लोग समझ सकें और जिसमें सरकार का काम चल सके। ठीक है, तो हरीश को ऐसा लगता है। अब आप बताइए, आपसे क्या पूछा है कि आप जिसे ठीक समझते हैं, ठीक है, आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण देना है आपको। इन तीनों में से किसकी बात आपको सही लगती है और क्यों सही लगती है वो लॉजिक के साथ, तर्क के साथ और एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको इन तीनों में से किसकी बात सही लगती है भारत की भाषा नीति यानी कि लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। ऑलराइट, बढ़ा जाए आगे। चलिए, सभी का कमेंट आ गया, एक बार फिर से रीड कर लो। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लो कि किसकी बात आपको सही लगती है और कमेंट करके बता दो कि आपको संगीता, अरमान या हरीश किसकी बात सही लगती है। बढ़े आगे। चलिए देखो भाई, उत्तर है भारत की संगीता का भारत की भाषा नीति का तर्क सही है, यानी कि हम संगीता का तर्क सही मानते हैं। कैसे? संगीता का भारत की भाषा नीति पर तर्क सही है। उसका कहना है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं। क्या कहा था उसने कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। हर एक भाषा का ध्यान रखा गया है, हर एक राज्य की भाषा का ध्यान रखा गया है और ऐसी 22 भाषाओं को संविधान में 8वीं अनुसूची में दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम भारत की बात करें तो भाई हिंदी हमें हर जगह दिखाई देती है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं और 100 में से 40% लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। बाकी के 60% जो है अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं को समझते हैं। तो उनके लिए एक भाषा का माध्यम हमने क्या बनाया? सरकारी कामकाज के लिए भाषा का माध्यम बनाया अंग्रेजी, क्योंकि जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जहां पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है,
वहां पर अंग्रेजी को माध्यम बनाया कि अंग्रेजी जो है एक तरीके से यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सभी जगह कुछ थोड़ी बहुत सभी समझते हैं, तो उसको राज की कामकाज की भाषा के रूप में माना गया है। अब जो हरीश ने कहा था वो बिल्कुल गलत है। माना कि राज की भाषा के रूप में गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा या राज की कामकाज की भाषा के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है कि अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है, क्योंकि 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है और उन 22 भाषाओं में से सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई परीक्षा होती है तो 22 भाषाओं में से कैंडिडेट कोई एक भाषा चुन सकता है। ठीक है, अरमान क्या कहता है? भाई हरीश तो गलत है। ठीक है, अरमान क्या कहता है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है, हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। ठीक है, इसने कहा है कि भाषा के कारण हम अलग अलग हो गए, अलग अलग राज्य पट गए और हर राज्य अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गया कि हमें अपनी भाषा को सुरक्षित करके रखना है, उसका संरक्षण करना है। तो इसकी बात भी गलत है, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें नहीं बांटा है। ऑलराइट, ऑल क्लियर, बढ़ा जाए आगे। बात समझ में आई भाषा के बारे में, भाषा नीति के बारे में जितने भी आपके भ्रम थे, सवाल थे, ठीक है, सारे डाउट इसके माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। यही तो होता है भाई, विवाद किसमें होता है? जब 3-4 लोग बैठते हैं, कोई अपनी बात कर रहा है, कोई अपनी, कोई अपनी, कोई अपनी। मुद्दा एक होता है, उस एक मुद्दे को अलग अलग नजरिए से सब कैसे देखते हैं और सबके मत जब अलग अलग होते हैं तो विवाद होता है। वही बात तो यहाँ है, सबके मुद्दे अलग है, मतलब मुद्दे एक है लेकिन उसके तरीके अलग अलग हैं सोचने के। ठीक है, तो हमें जिसकी बात सही लगी उसके पक्ष में हमने तर्क दिया। क्लियर? चलिए आगे क्या है इसके बारे में कि हिंदी के अतिरिक्त बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, सिर्फ 4%। ठीक है, 100 में से 40% लोग जो है हिंदी बोलते हैं, बाकी 60% लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। तो हिंदी के अतिरिक्त बहुत सी अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। यदि किसी एक भाषा को प्रमुख बना दिया जाए, ठीक है, जबकि 60% लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है, और अगर किसी एक भाषा को प्रमुख हमने बना दिया तो अन्य भाषाई लोगों के सामने कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और भारतीय राजनेताओं ने सभी प्रमुख भाषाओं को समाहित करके जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हमारे देश में शांति व व्यवस्था बनी हुई है। यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करके और हर एक भाषा को संविधान में, लगभग 22 भाषाओं को संविधान में रख के क्या किया है, पूरे देश में शांति व्यवस्था बनाई हुई है। और इसी वजह से उदाहरण के साथ आपको बताया जा रहा है कि इसी वजह से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं, क्योंकि श्रीलंका में क्या किया था, सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को ही सारे अधिकार दिए गए थे, उन्हीं को सारी प्रायोरिटी दी गई थी, रिजर्वेशन दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। ठीक है, तो श्रीलंका में विवाद बना हुआ है, जबकि भारत में स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि हर एक भाषा को प्रायोरिटी दी गई है। अब बात समझ में आ गई भारत की भाषा नीति के बारे में। क्या कहते हैं, सही है? चलें फिर आगे, चलिए चलते हैं। अब देखें, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है, बताना है भाई, संघीय सरकार की एक विशिष्टता क्या है भाई? ऑप्शन ए क्या दिया है कि राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। ठीक है, अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बट जाते हैं। क्या लगता है? सी है, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसा है? या डी, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है। ओवरऑल आपसे क्या पूछा गया है कि संघीय सरकार की इनमें से क्या एक विशेषता है? संघीय सरकार को इनमें से कौन सा सेंटेंस सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, वो आपसे पूछा गया है। तो संघीय सरकार की एक विशिष्टता आपको बता देनी है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कि संघीय सरकार की कौन सी विशेषता है? जल्दी से एक बार फिर से रीड करिए, आपके पास 10 सेकेंड का समय है और मुझे आप कमेंट करके बताइए क्या लगता है। 4 सेंटेंस को फटाफट रीड करना है एक बार फिर से और मुझे कमेंट करके बता देना है। जल्दी भाई जल्दी, पढ़ लिया? आ गया कमेंट? देखा जाए, चेक किया जाए आपका आंसर हमारे आंसर से मैच करता है या नहीं। तो देखो भाई,
सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है। बिल्कुल। अब शासन के विभिन्न स्तर कौन से होते हैं? कौन से होते हैं भाई? जैसे कि हम बात करें तो सबसे ऊपर होती है भाई केंद्र सरकार, उसके पास अपनी शक्तियां हैं। उसके बाद होती है राज्य सरकार और उसके बाद होती है स्थानीय सरकार यानी कि पंचायत और नगर पालिकाओं की बात होती है। क्लियर? तो इस तरीके से शक्ति का विभाजन अलग अलग स्तरों पर किया गया है, जो कि संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। तो अब गलत कथन कौन कौन से हैं? देखो भाई, ये तो सही है अपना, ये एकदम सही है। ठीक, पहला सेंटेंस क्या कहता है कि राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांत सरकार को दे देती है। ऐसा तो नहीं है, संघीय सरकार की ये बात नहीं है। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं, नहीं। ये क्या है? सत्ता का क्षैतिज विभाजन है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी है, सत्ता का क्षैतिज विभाजन है। ये क्या है भाई? ये है सत्ता का क्षैतिज विभाजन। फिर क्या है? निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। ये बात भी गलत है। ये संघीय सरकार की विशेषता के रूप में नहीं जानी जाती है। संघीय सरकार की विशेषता के रूप में चौथा ऑप्शन जाना जाता है, जो कि इस प्रकार से संघीय सरकार का स्वरूप हमें भारत में दिखाई देता है। क्लियर? 8 सवाल हो चुके हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के। अब इनमें अगर कोई आपको डाउट हो, कोई समस्या हो, जल्दी से कमेंट करके बताइए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। और हाँ भाई साहब, लाइक शेयर बराबरी से होता रहना चाहिए। और अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तेजी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि हर दिन आपको एकदम फ्री में 6 से लेकर 12 तक के सारे वीडियोस उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए, 9वां सवाल है, क्या है भाई? भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज। भाई, भारतीय संविधान की 3 सूचियां हैं, हम सभी जानते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ पर दिए गए हैं हमें। ठीक है, और इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहों में आपको लिखना है। कौन कौन से विषय हैं? एक तो है आपका रक्षा, फिर है पुलिस, फिर है कृषि, फिर है शिक्षा, फिर बैंकिंग, फिर वन, फिर संचार, फिर है व्यापार और फिर है विवाह। ठीक है, इस तरीके से आपको दिए हैं। अब आप बताएं कि संघ सूची का विषय इनमें से कौन सा है, राज्य सूची के कौन से हैं और समवर्ती सूची के कौन से हैं। यानी कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट इनमें से कौन कौन से हैं, जल्दी से बताना है। और सारे ये जो विषय दिए गए हैं आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाए हैं, और किस सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, पहले के बने हुए संविधान में कितने विषय थे, सारी चीजें आपको बताई हैं। ठीक है, अगर चैप्टर पढ़ा होगा, चीजें याद होंगी, तो जल्दी से बांट के बता दें आप और इस टेबल को कंप्लीट कर दें। देखा जाए, समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। देखो भाई, संघीय सूची के कौन कौन से विषय हैं, यानी कि सेंट्रल लिस्ट के कौन कौन से विषय हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति किसको होती है? केंद्र सरकार को होती है। रक्षा, बैंकिंग, संचार। ठीक है, ये हो गए संघ सरकार के विषय, संघीय सूची के। फिर है राज्य सूची के विषय पुलिस, कृषि और व्यापार। इन पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। उसके बाद है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें है शिक्षा, वन और विवाह। ठीक है, इस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र प्लस राज्य सरकार, दोनों के पास है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो यहां रट लो भाई, जितने विषय याद हो जाएं उतने अच्छे, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में यहां से आता ही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्या पूछा है? सही वाला नहीं है, तो बता दो भाई।
क्या राज्य सरकार, ऑप्शन ए दिया है, क्या राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है? सोचो भाई। ऑप्शन बी है, क्या केंद्र सरकार संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाती है? ऑप्शन सी है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के क्या समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बनाती है? क्या स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट अवशिष्ट अधिकारों को रखती है? अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? बताइए जल्दी से कौन सा सही नहीं है। जल्दी देख के बताइए भाई, 5 सेकंड का समय है आपके पास। 5 सेकंड के अंदर आपका कमेंट आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें अगले क्वेश्चन की तरफ भी मूव होना है। ठीक है, चलिए तो देखा जाए भाई क्या आंसर बनता है इसका। देखें, इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन डी। कैसे? क्योंकि जो स्थानीय सरकार है उसके पास अवशिष्ट अधिकार नहीं होते हैं। अवशिष्ट अधिकार किसके पास होते हैं? अवशिष्ट अधिकारों की हम बात करें तो अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास होते हैं। किसके पास? केंद्र सरकार के पास होते हैं। ठीक है, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। बात सही है, केंद्र सरकार संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाती है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों पर कानून बनाती है। ठीक, चलिए अब है 11वां सवाल है और 11वें सवाल में भी 2 लिस्ट आपको दी है, 2 सूची आपको दी है, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 में मेल ढूंढें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, चलिए तो बताएं भाई, सूची 1 में क्या दिया है? भारतीय संघ के बारे में बताया गया है, फिर राज्य के बारे में बताया है, फिर नगर निगम, फिर ग्राम पंचायत। अब यहाँ पर सूची 2 में क्या दिया है? प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल और मेयर। कहाँ किसका शासन होता है? सीधी बात ये पूछी गई है आपसे, ये देख ली। अब आपको मिला लेना है कि 1 2 3 4 की जोड़ी आ बा सा दा में से किससे मिलती है? बताइए भाई जल्दी से, जल्दी कमेंट करना है, उसके बाद ही आगे अपन बढ़ेंगे और आंसर आपको बताएंगे। बढ़ा जाए आगे? क्या कहते हो भाई, बढ़ा जाए? चलिए, सबने लिख लिया, बन गई सबकी जोड़ी। चलिए तो बताओ भाई, सारे गामा क्या आंसर बनता है? कौन सा ऑप्शन बनेगा? सा रे गा या फिर मा? कौन सा आंसर बनेगा सही? एक बार फिर से देख लो भाई, देख लो भाई। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे? देख लिया? बताओ भाई कौन सा ऑप्शन बनता है? जल्दी जल्दी जल्दी, ABCD करके भी आप लिख सकते हैं, सारे गामा करके भी आप लिख सकते हैं। कमेंट आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तो आंसर बनता है भाई गा। ठीक है, आ सा दा और बा। ठीक है, आ सा दा और बा। देखो भाई, आ सा दा और बा। ठीक है, चलिए, भारतीय संघ का प्रमुख किसे माना गया है? प्रधानमंत्री को। राज्य का राज्यपाल को। ठीक है, नगर निगम मेयर, ग्राम पंचायत में कौन होता है? सरपंच होता है। क्लियर? चलिए, हाँ जी, अब है 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न क्या कहता है? इन बयानों पर गौर करो। ठीक है भाई, कुछ बातें दी गई हैं, कुछ बयान दिए गए हैं। ठीक है, हर एक बात पर गौर करना है। ऑलराइट, पहला बयान क्या कहता है? संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस कहता है भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज है और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। तीसरा बयान है श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांत में बांट दिया है ऐसा क्या? द है भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं। ठीक है, बयान तो हमने जान लिए। अब ऊपर दिए गए बयानों में से कौन से बयान सही हैं, कौन सी बातें सही हैं वो बताना है आपको। ठीक है,
यहाँ भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, सारे गामा, और एक से ज्यादा बयान सही है, ये हमें ऑप्शन के जरिए समझ में आता है। अब एक बार फिर से हम बयानों की तरफ चलते हैं। उसके पहले क्या कहते हो, आंसर देखा जाए फिर मैच किया जाए। चलिए, तो आ और बा सही है, यानी कि गा वाला सही है। ठीक है, अब आ और बा कैसे सही है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आ कहता है कि संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांत सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। ठीक है, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में। ठीक है, तो संघ और प्रांत यानी कि केंद्र और राज्य। संघ का मतलब क्या है, संघ का मतलब है यहाँ पर केंद्र, और प्रांत का मतलब क्या है, यहाँ पर राज्य। ठीक है, तो सभी के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। फिर अगला क्या है, भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्यों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। बिल्कुल सही बात है, और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। सभी को समान रूप से अलग अलग विषय बांटे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य का है। अब अगला सा सेंटेंस अपन पढ़ें, जो कि गलत है। श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया। बिल्कुल नहीं है ऐसा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक समुदाय को वहां पर मेजॉरिटी है। उसके बाद भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए। ये भी गलत है। ठीक है, स्थानीय स्वशासी निकायों के पास उनके अपने अधिकार हैं। ठीक, चलिए, तो 12 सवाल हो चुके हैं। अब बारी आती है खत्म होने की, और आज का ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन के जरिए हमने क्या जाना भाई साहब, कई सारी चीजें जानी, उदाहरण के माध्यम से, छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से पूरे संघवाद को हमने समझ लिया। और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करने से पहले चैप्टर को भी हमने डिटेल में पढ़ा था, यानी कि संघवाद या फेडरलिज्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आज के इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई शब्द का मीनिंग भी अगर आपको समझ में ना आया हो, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना है। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो चलते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में, और अगला सेशन ज्वाइन करना नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि अगला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, और 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेशन में कराए जाएंगे। ऑलराइट, तो चलते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया। और अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास है, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।